नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडिटेरिया परिवार में। जैसा कि आप लोगों को ये सूचना दी गई थी कि दरोगा एसआई की भर्ती के लिए हम लोग एक नया बैच लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ रणनीतियां हैं। उस रणनीति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कितने पद आने की संभावना है और किस तरीके से हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। मतलब प्रत्येक शिक्षक द्वारा पूरे सिलेबस को कवर करने का एक रणनीति आप तक पहुंचा दी जाएगी, जिसके द्वारा ही हम क्या करेंगे, पूरे अपने इस पहल को लेके आगे बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बिहार ये एसआई की जो वैकेंसी आ रही है, इसकी परीक्षा कौन कराता है, तो ये पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग बीपीएसएससी द्वारा ही कराया जाता है। इसका इसे हम दरोगा के नाम से भी जानते हैं, सब इंस्पेक्टर। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें कुल 5 चरण हैं। कुल इस भर्ती प्रक्रिया के कुल 5 चरण है। पहला चरण कौन सा है? प्रारंभिक परीक्षा। आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा, फिर इसके बाद आप शारीरिक परीक्षण के लिए जाते हैं। शारीरिक परीक्षण के भी कुछ कुछ मानदंड हैं जिनको पार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मेडिकल परीक्षण होगा, फिर कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपको वर्दी दे दी जाएगी। तो आइए जानते हैं हम विस्तार से कि किस तरीके से परीक्षा होगा और उसमें किस विषय का कितना संतुलन बना के हमको चलना पड़ेगा, जिससे हमारा सिलेक्शन पूर्ण हो सके। तो आइए जानते हैं। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लें तो देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, ये दो विषय पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आप जान रहे हैं कि हमारी किताबें जितनी भी हैं करंट अफेयर के लिए उपयोगी हैं। साथ साथ अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें सारे विषय का क्या होगा, समावेशन होगा। उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 200 अंकों के, और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। फिर यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि इसके बाद कौन सा चरण आएगा। देखिए, बिहार जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर आपको मुख्य परीक्षा की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और फिर इसमें विषय जो होगा उसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। जैसे उसमें सामान्य हिंदी जुड़ चुका है, जो कि कुल 100 प्रश्न सामान्य हिंदी के होंगे और अंकों की संख्या 200 होगी, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें ढेर सारे विषय जो सामान्य अध्ययन के होते हैं, जैसे अगर हम बात करें भूगोल की, भूगोल के साथ साथ सामान्य विज्ञान की, सामान्य विज्ञान के साथ साथ इतिहास की, इतिहास के साथ साथ और भी जैसे पॉलिटी हो गया है, फिर करंट अफेयर, सारी इसमें सारे विषयों का समावेशन होगा। कुल कितने प्रश्न होंगे? 200 प्रश्न होंगे, 400 अंकों के, और 4 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या होगा, तो उसके बाद फिजिकल देना पड़ेगा। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको ये जान लेना जरूरी है कि हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं उसके क्या क्या आयाम होंगे, किन किन आयाम को कवर करना पड़ेगा और किस हद तक कवर करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा भी पढ़ने लग जाएंगे तो भी हम उसमें उलझ जाएंगे। इसलिए हमको कुछ संतुलन बना के चलना पड़ेगा, जिससे हमारा डाटा उतना ही रहे जिससे हमको सिलेक्शन पूरा मिल सके, और किसी भी विषय को हम ऐसा छोड़ के भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको जो विषय पढ़ाने वाला हूँ वो है भारतीय भूगोल। मतलब भूगोल, भूगोल में भारतीय भूगोल और वर्ल्ड। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और विश्व का भूगोल, ये 2 सब्जेक्ट, मतलब कि ये एक ही सब्जेक्ट के जो 2 भाग हैं, मैं आपको कवर कराऊंगा। अब मैं इसमें भी आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या टॉपिक होगा जो कवर कराया जाएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप और राज्य, इसमें जैसे पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, मतलब जितने भी भौतिक स्वरूप हैं सारे आपको समझा दिए जाएंगे एकदम अच्छे से। जो जो तथ्य और जो जो संकल्पना आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन सारे संकल्पनाओं और तथ्यों को आपको याद करा दिया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कौन सी रणनीति लेके आगे बढ़ें, या आप कौन सी ट्रिक लेके आगे बढ़ें कि आपको ये सारी चीजें हमेशा कंठस्थ रहें, याद रहें। फिर उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर, फिर नदियां एवं उनकी सीमाएं, नदी घाटी परियोजना, बांध, जलप्रपात, झील, ज्वालामुखी, यातायात, मृदा एवं खेती, साथ ही जनजाति और राज्य, वर्षा एवं विशेष क्षेत्र, जैव विविधता, खनिज, भौतिक शब्दावली, बिहार स्पेशल, फिर जनसंख्या एवं जनगणना, लोकगीत एवं लोक नृत्य, साथ में विविध। विविध लिखने का मतलब ये है कि हम उन आयामों को भी कवर करेंगे जो भूगोल का पार्ट तो हैं लेकिन बेसिक भूगोल में नहीं आते हैं, उनको भी इसमें कवर कराया जाएगा। ठीक है,
जैसे कभी कभी एक प्रश्न पूछा गया था डाक क्षेत्र को लेके कि इस पिन कोड के ये पिन कोड कहाँ का है, या ये डाक क्षेत्र किस एरिया के अंतर्गत आता है। तो इन चीजों पे भी आपकी पकड़ मजबूत कराई जाएगी, किसी भी तरीके से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कोई प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो और इधर इंग्लिश में भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जहाँ पे फिजिकल फीचर्स हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रिवर्स, फिर रिवर वैलीज, फिर डैम्स, वाटरफॉल, लेक्स, वोल्केनो एटसेट्रा, जितने भी टॉपिक्स हैं मिसलेनियस तक, ये सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे, अब हम यहाँ जानेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको ब्रह्मांड और उत्पत्ति, इसमें जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में, जैसे अभी तक जो सौर मंडल के ग्रह हैं उनको भी छोड़ के, उनके अतिरिक्त भी आजकल कुछ ऐसे ग्रह हैं जो चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि कैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कौन कौन सी घटना घटित हुई जो हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। फिर सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी के बारे में, उसकी गतियाँ कैसी हैं, क्या है, किस तरीके से। फिर विश्व के महाद्वीप, फिर प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, फिर विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, फिर विभिन्न प्रकार की चट्टानें, मृदा, भौतिक भूगोल, सिद्धांत एवं प्रतिपादक। इससे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए किसी भी आयाम को आप ऐसा मत समझिएगा कि उसको छोड़ना उचित होगा। विश्व की प्रमुख नहर, फिर विश्व की प्रमुख जल संधि, विश्व के प्रमुख नदी, बांध, जल परियोजनाएं, विश्व की प्रमुख खाड़ी। अच्छा, एक चीज और भी जानिए, देखिए गल्फ भी पढ़ेंगे और गल्फ भी पढ़ेंगे और बे भी पढ़ेंगे, दोनों में अंतर है। फिर विश्व के प्रमुख जलधारा, फिर ज्वार भाटा। साथ ही इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रमुख क्षेत्र में बहने वाली हवाएं एवं उनके स्थानीय नाम क्या क्या हैं, कौन सी चिनूक है तो कौन सी आदि हवाएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर चक्रवात और विभिन्न देशों के नाम जानेंगे कि किसका संबंध किससे है, या नाम जो रखी जाती है उसका सिस्टम क्या है, किस तरीके से उस प्रणाली के अंतर्गत ही नाम रखा जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विभिन्न देशों से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ से गुजर रही है, विषुवत रेखा कहाँ से जा रही है, मकर रेखा, कर्क रेखा इत्यादि। फिर प्रमुख खनिज संसाधन, कौन सा देश किस खनिज के लिए प्रथम है उत्पादन में, फिर उसके बाद अगर बात की जाए द्वितीय है, फिर तृतीय है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे इसके अंतर्गत। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्रमुख फसल कौन कौन सी है, कहाँ कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, या गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है गेहूँ का। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत हम जानेंगे। फिर जल राशि के साथ सीमा साझा करने वाले विभिन्न देश कौन कौन से हैं, भूमध्य सागर की बात करें तो उससे कौन कौन से देश जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही इत्यादि जितने भी सागर हैं, अरल सागर कहाँ है, वो किन किन देशों से घिरा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें। फिर विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं। जीव, अच्छा जीव की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि देखिए हम पर्यावरण का कोई अलग से क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण के जितने भी प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम जान लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सारे आयाम हमारे पूरे हो जाएंगे और कोई भी प्रश्न हमसे बचेगा नहीं। फिर भौगोलिक परिभाषा क्या क्या है, वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, उनके नाम कौन कौन से हैं, फिर विभिन्न रेखा के उपनाम, फिर प्रमुख स्थानों के उपनाम, फिर विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन से, मरुस्थल कौन कौन से हैं। अच्छा, साथ में ये भी हम जानेंगे कि किस तरीके से इन सारी चीजों का समावेशन किया जाए। जैसे अभी तक तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले ये होता है कि हमारी जो रणनीति होगी उस रणनीति के अंतर्गत, जैसे अगर हम कोई भी रणनीति अपनी कोई रणनीति लेके चल रहे हैं तो रणनीति में सबसे पहली बात ये हो जाती है कि हम ये जानें कि क्या क्या आयाम हम कवर करने वाले हैं और कितना कितना हमको उसमें वेटेज देके चलना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। बैलेंस्ड अप्रोच इसलिए लेके चलना पड़ेगा कि आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें किस विषय को कितनी उपयोगिता दी जाए या कितनी उपयोगिता दी जानी अनिवार्य है, क्योंकि हमारा कुछ नंबर होगा। जैसे भूगोल में कुल 12 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, कुल 12 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जो कि अपने आप में एक विशेष संख्या है अगर बात की जाए इस पूरे प्रश्न पत्र की। तो फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर हम किसी भी, जैसे क्या होता है कि कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनको याद कर पाना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, ढेर सारे तथ्य हो जाते हैं और तथ्यों के बीच चीज़ों को याद कर पाना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक होगी, ट्रिक से हम कैसे उन चीज़ों को याद रख सकेंगे, और जब क्वेश्चंस आए हमारे सामने तो हम उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, और एक बात देखिए, मौका जो हमको मिला है हम इसका पूरा सदुपयोग करें। हम साथ में ये
अपनाते हुए चलें कि हमको इस वैकेंसी में एक पद अपने लिए सुरक्षित कर लेना है। तो अगर हम यही मान के आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारी जो मेहनत होगी उस मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत भी जरूरी हो जाएगी इस परीक्षा को हमारे लिए उपयोगी बनाना। इसलिए तो हम चाहेंगे कि एक साथ आगे बढ़ते रहें हम लोग और सही दिशा में अग्रसर हो सकें। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब हम ये जानेंगे कि जैसे एक परीक्षा और बच रही है उसके बारे में कि वो कौन सी परीक्षा मतलब जो हमारे ये चरण थे इस चरण में कौन सा चरण हमारा बचा रह गया। जैसे हम अगर बात करते हैं तो एक फिजिकल चरण भी होता है। फिजिकल चरण के बारे में आप जानिएगा कि फिजिकल चरण होगा उसमें लंबी कूद, छोटी कूद या हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, जो हमारा शरीर का हमारे शरीर का मानदंड क्या होना चाहिए जो उस परीक्षा के लिए उपयोगी हो। ठीक है, अब इसके साथ हम ये बता दें आपको कि हमारे इस एग्जाम के लिए बस जरूरी यही है कि हम ग्रेजुएट हों। अगर हम ग्रेजुएट हैं तो समझिए हम इस परीक्षा के लिए क्या है, योग्य हैं। साथ ही देखिए इसमें कुल जो उम्र होगी वो 20 से 37 वर्ष तक के लिए होगी, जिसके अलग अलग आयामों में इसको बांटा जाएगा। फिर उसके साथ अगर हम बात करें तो एक बात और देखिए, इसके साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे शारीरिक मानदंड क्या क्या हैं, वो परीक्षा के अनुकूल हैं या नहीं हैं। या अगर हम पढ़ने में सारी चीज़ों को इस तरीके से पिरो के चलते हैं कि हमारा एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाता है लेकिन हम क्या फिजिकल को भी नहीं ले जा पाते हैं अपने साथ। तो फिजिकल एबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर हमारी फिजिकल एबिलिटी नहीं होगी तो भी इस एग्जाम को हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो साथ साथ सारी चीज़ों को लेके चलना, संतुलन बना के चलना, ये आपका काम होगा और हमारी तरफ से आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर अब बात करें, जब इन सारी प्रक्रियाओं से आप जुड़ के आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आपकी ही होगी ये वर्दी। यहाँ पे चेहरा आपका होगा, ये आप ही होंगे, ये आप होंगे और ये वर्दी आपकी होगी। लेकिन साथ में आपका भी सहयोग चाहिए होगा जिसके लिए आप तत्पर रहें और पूरे तरीके से समर्पित रहें। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।